So hi everyone. In the last class we were discussing about these question and answer that are given in between the second chapter of your textbook. Okay. This is the last class I guess of this second chapter. Uske baad we'll be done with this chapter and we'll try to introduce the third chapter in this class only. Okay. And from the next class we'll be discussing about the chapter number 3rd. Okay. So we've already discussed about 5 questions. Okay. Now we'll come to the next one. Okay. That is, what would be the ploidy of the cells of the tetrad? ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसका प्लॉइडी क्या होगा. सो अगर आप खुद भी इसको आंसर करने की कोशिश करें तो ये कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं है. ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये थ्रू मियोसिस करके क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म हुआ. ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ कि अगर ये 2n है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अगर 2n है और इसने मियोटिक डिवीजन किया है, दैट इज़ द रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, तो उसकी वजह से अब जो भी 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, n. ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n. ओके, क्योंकि ये जो फॉर्म हुए हैं वो क्या हुए हैं, मियोटिक डिवीजन से फॉर्म हुए हैं. ठीक है, मियोसिस डिवीजन को ही अपन रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो पेरेंट सेल का प्लॉइडी है, ठीक है, n है, 2n है, उसका क्या कर देगा, हमेशा हाफ कर देता है. ठीक है, तो पहले अगर पेरेंट्स में जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे उनमें से जो एक है वही क्या होता है, इन जो आगे सेल्स बनती है इस पेरेंट सेल से मियोटिक डिवीजन के बाद उनमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2n की है तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होंगे उनका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड. ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि एग्जाइन हार्ड होनी चाहिए या होती होगी. माय आंसर वुड बी येस. ठीक है, अब क्यों येस, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि अपन ने जब ये पढ़ा था ना दिस पोलन ग्रेन, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि एग्जाइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है. ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है और इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है कि ये उस पोलन ग्रेन को क्या करे, प्रोटेक्ट करे. ठीक है, तो इसलिए अपन सोचते हैं कि जो एग्जाइन है वो क्या होती होगी, हार्ड होती होगी या हार्ड होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन. ओके, the next question is, what is the function of the germ pore. ठीक है, germ pore क्या है, वो पोर्स हैं जो कि एग्जाइन के बीच में जो एग्जाइन लेयर है विच इज़ द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड till known. Okay, so the spaces, the openings in the exine where the sporopollenin is absent is known as the germ pore. And what is its function? We've already read about the pollen pistil interaction, and in that we've learned
that the pollen tube emerges from the germ pore. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि द इमर्जेंस ऑफ द पोलन ट्यूब. ठीक है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ग्रेन के किसी एक जर्म पोर से ही तो इमर्ज होती है. ठीक है, उसी से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन के अंदर का कंटेंट है इसी पोर की वजह से पोलन ट्यूब में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज what is the importance of the microspore mother cell undergoing meiosis. ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी आई गेस अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मियोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, और अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर द मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, ओके, इट सिंपली मीन्स दैट जो प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपना प्लॉइडी लेवल जो है वो क्या करवाना है, हाफ करवाना है, जो कि उसके पेरेंट सेल का है उसके कंपैरिजन में क्या कराना है, हाफ कराना है. ठीक है, तो अगर जैसे सपोज कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, उसने क्या किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया. ठीक है, सेक्सुअल, जैसे ये कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट अभी तक हम सबको पता चल गया है कि क्या होता है, जाइगोट. ठीक है, जो कि क्या करता है, मेल और फीमेल के गेमीट के फ्यूज़ होने से बनता है. ठीक है, तो इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, 2n, क्योंकि हैप्लॉइड फीमेल गेमीट और हैप्लॉइड मेल गेमीट. ठीक है, ये जब एक दूसरे से फ्यूज़ किए तो इसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया. ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगी इसकी प्लॉइडी. लेकिन ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉइड है ना, ये 2n जाइगोट का क्या करेगा, हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स की तरह तो नहीं है जो कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रखते हैं. ठीक है, तो अब इनको तो एक ही सेट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, दे विल गो अंडर दी meiotic division or the reduction division that will help this organism, this plant to maintain its ploidy. 2n से क्या करेगा, n में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है. तो सिमिलरली माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी जो है वो मियोटिक डिवीजन करने का यही सेंस है कि भाई इसको क्या करनी है, अपनी प्लॉइडी को मेंटेन करना है. ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि इन ऑर्डर टू मेंटेन दी प्लॉइडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज दी मियोटिक डिवीजन और दी रिडक्शन डिवीजन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the ploidy of the cells of the nucellus. और भी बहुत सारे सेल्स है, एक एक करके डिस्कस करेंगे. what will be the ploidy of the cell of the nucellus. न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, ये कोई मियोटिक डिवीजन वगैरह में नहीं जाता. इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ या मेगास्पोर मदर सेल हुआ, इन सब की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है. तभी तो ये जाके मियोटिक डिवीजन करके n लाइक हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं, जो कि वापस क्या करते हैं, फ्यूज़ होके मेल और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज़ होके वापस क्या करते हैं, डिप्लॉइड साइकिल को लेके आते हैं वापस. ओके, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर. तो अभी मैंने रिपीट किया कि मेगास्पोर मदर सेल हुआ या माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ, ये सब क्या करते हैं कि मियोटिक डिवीजन करते हैं. ठीक है, ताकि जो इनका प्लॉइडी का नंबर है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए. तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि किससे बनता है,
द मियोटिक डिविजन ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है. When the megaspore mother cell undergoes the meiotic division, it forms 4 megaspore, among which the 3 megaspores degenerate and the 1 megaspore is the functional megaspore. तो इन सब का हैप्लॉइडी लेवल तो क्या होगा, n होगा, क्योंकि ये क्या हुए हैं, मियोटिक डिविजन से बने हैं, ठीक है. द लास्ट वन इज द प्लॉइडी ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है, दैट इज द एम्ब्रियो सैक. अब अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, वो क्या करता है कि कुछ अपने अंदर डिफ्रेंशिएशंस लाता है, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाता है, ठीक है, जिससे कि आगे जाके क्या होता है, वो अपने आप को एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो जो फंक्शनल मेगास्पोर का प्लॉइडी लेवल होगा वही के वही प्लॉइडी लेवल होगा किसका, द फीमेल गेमिटोफाइट का, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है. अपन ने ये चीज़ जब अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द पॉलिनेशन, जब अपन ने डिस्कस करना चालू किया था तो हमने उन एजेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है, वो 2 तरह के होते हैं. अपन उनको क्या कर सकते हैं, 2 में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द एबायोटिक, सेकंड वन इज द बायोटिक, ठीक है. जो एबायोटिक था उसमें क्या था, विंड एंड वाटर, ठीक है. एबायोटिक मतलब जिनमें लाइफ ना हो, तो वो वाले कौन से एजेंट्स थे, विंड और वाटर, ठीक है. बायोटिक में कितने सारे एजेंट्स पढ़े थे हमने, आई विल नॉट राइट देम ऑल डाउन, बट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हनी बीज, ओके, हनी बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वास्प्स, मॉथ, ठीक है, लीमर्स, द गीको लिजर्ड्स, the garden lizards, the tree dwelling rodents, ठीक है, ants, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं फॉर द पॉलिनेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है. तो इतने सारे एक्सटर्नल एजेंट्स हमने क्या कर दिए, नेम कर दिए, ठीक है. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लिस्टोगैमी, ठीक है. क्लिस्टोगैमी क्या होती है और इज इट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू दी प्लांट्स, ठीक है. तो क्लिस्टोगैमी में अपन ने देखा था कि क्लिस्टोगैमी पहले तो होती क्या है कि ऑक्जेलिस और वायोला जो हैं, ठीक है, ऑक्जेलिस और वायोला जो हैं वो क्या करते हैं कि 2 तरह के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज द चेस्मोगैमस, सेकेंड वन इज द क्लिस्टोगैमस, ठीक है. सो जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं वो कौन से फ्लावर्स होते हैं, जो अपने एंथर को, अपने स्टेमन और स्टिग्मा को क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रखते हैं, ठीक है. और वो क्या होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं जो कि अपने स्टेमन और स्टिग्मा को क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रखते हैं, ठीक है. जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या करते हैं, डू नॉट
ओपन एट ऑल। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि कोई भी बाहर का पोलन, ठीक है, कोई भी उस फ्लावर के बाहर का पोलन, मतलब ऐसा भी नहीं कि सेम प्लांट का ही, मतलब सेम प्लांट का ही कोई और फ्लावर का भी आ जाए, नहीं। अगर वो फ्लावर खोल ही नहीं रहा है, वो एक्सपोज ही नहीं कर रहा है अपने स्टिग्मा को, तो कैसे कोई भी और पोलन आके किसी और प्लांट का पोलन आके उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि फ्लो चार्ट बना लेते हैं। डज नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पोलन फ्रॉम अदर फ्लावर्स स्लैश प्लांट्स कैन नॉट लैंड ऑन देयर स्टिग्मा। ठीक है, कोई भी और पोलन चाहे सेम प्लांट का हो या अलग प्लांट का, उस स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, ऑटोगैमी होगी। ठीक है, ऑटोगैमी मतलब कि सेम फ्लावर का ही जो एंथर है वो क्या कर रहा है, स्टिग्मा को, सेम फ्लावर का जो पोलन है वो क्या कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे हैं और वो आपस में ही क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जब कहीं और से पोलन आया ही नहीं, सेम फ्लावर का पोलन फर्टिलाइज किए जा रहा है उस फ्लावर को, तो जेनेटिक वेरिएशन आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली टाइप बात हो गई कि सेम ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने अपने जीन्स को लेके बैठा है। ठीक है, बाहर से पोलन नहीं आएगा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो कोई दूसरा नहीं बन पाएगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। ये बेटर अडेप्टेबिलिटी अपने आप में क्या कर पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। ठीक है, इनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब अपन इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, तो उसमें अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि ये क्यों होता है, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हमने तब क्या मतलब समझा था कि जो प्लांट की बायोलॉजिकल फिटनेस है, जो फर्टिलाइजिंग पावर होती है बाद में, या पहले अपन मान ले कि जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब सेम फ्लावर या सेम जीन्स बार बार एक दूसरे से सेल्फ पॉलिनेशन करते रहें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो उनमें अडेप्टेशंस, बेटर अडेप्टेशंस नहीं आएंगे टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द क्लाइमेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी बाहर का एनवायरनमेंट होगा वो उनको ज़्यादा अडेप्ट करेगा
सॉरी जो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और उनकी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के चांस या उनके सर्वाइवल के चांस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो भी अलग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, ठीक है, वो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइवल जो अपनी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो दैट इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस द बेटर अडेप्टेबिलिटी to adapt to the environment or the climate. Okay, so cleistogamy is disadvantageous to the plants, ठीक है, क्योंकि it will cause the inbreeding depression, ठीक है, तो इसलिए इट इज़ डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाएगा और प्लांट जो है वो अडेप्ट बेटर तरीके से नहीं कर पाएगा टूवर्ड्स द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एक्सेट्रा। ओके, now the next question is why flowers pollinated by the wind and water are not very colorful and do not produce nectar। जब अपन ने ये पॉलिनेशन डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें जब हम एबायोटिक पॉलिनेशन पे आए थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो खुद को अपने पॉलिनेटर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं जो बायोटिक पॉलिनेटर से पॉलिनेशन करते हैं या बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द पॉलिनेशन, वो क्या होते हैं, उनके फ्लावर्स थोड़े लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। ये सब जो होता है ना, वो एक फ्लावर की अडेप्टेबिलिटी होती है टूवर्ड्स देयर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उन फ्लावर्स पे बैठते हैं एंड देन दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है। तो वो अपने बायोटिक एजेंट्स को क्या होता है, अट्रैक्ट करने के लिए क्या होते हैं, ऐसे अडेप्ट होते हैं कि बड़े कलर में बड़े हों, कलरफुल हो, अच्छी फ्रेग्रेंस दे, ताकि क्या हो, वो बायोटिक एजेंट्स उनसे अट्रैक्ट हो और वहाँ आके बैठे, ठीक है। जहाँ तक रही बात नेक्टर प्रोड्यूस करने की, नेक्टर भी क्या है, नेक्टेरस ग्लैंड से जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है उससे सिक्रीट होता है, वो भी तो इसीलिए सिक्रीट हो रहा है ना, क्योंकि वही बात है कि अडेप्टेशन है, क्योंकि वो उन बर्ड्स को, हनी बीज, आंट्स जो भी हैं, उनको क्या करता है कि अट्रैक्ट करने के लिए इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, ताकि जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करें, इसकी लालच में आए, नेक्टर की लालच में, और इनके ऊपर पोलन स्टिक हो और वो पॉलिनेशन को करवा दें, ठीक है। इसलिए जो फ्लावर्स हैं वो मतलब वो फ्लावर्स जो कि बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट नहीं होते, वो क्या होते हैं कि उनके फ्लावर्स इतने कलरफुल नहीं होते और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये नेक्टर प्रोड्यूस करना, ये कलरफुल होना, ये फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करना, ये सब एक अडेप्टेशन है उन बायोटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का। जब हमको विंड और वाटर वाले पॉलिनेटेड प्लांट्स में उन एजेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो उन प्लांट्स ने, उन फ्लावर्स ने खुद को ऐसे अडेप्ट किया ही नहीं, ठीक है। इसलिए वो क्या हुए, छोटे ही रह गए, साइज़ में छोटे रह गए, इतने कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब हमने ये टॉपिक चालू किया था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट वाला, हमने ये चीज़ वही पढ़ ली थी कि जो एंडोस्पर्म है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, व्हाट इट डू के ये क्या करती है कि डिवाइड होती है, ठीक है, न्यूक्लियर डिविजन्स कराती है, फिर दे आर देन फॉलोड बाय द सेलुलर डिविजन्स। अब ये जो एंडोस्पर्म बनाती है, इट इज़ फुल ऑफ द रिजर्व फूड मटीरियल, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो प्रिसीड क्यों करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, टू प्रोवाइड और टू एंश्योर दी प्रॉपर न्यूट्रिशन टू दी
एम्ब्रियो, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू एंश्योर दी न्यूट्रिशन ऑफ दी एम्ब्रियो, ठीक है। क्योंकि एंडोस्पर्म में क्या होता है कि फूड रिजर्व होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो पहले डेवलप होता है एम्ब्रियो से, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन is there any relationship between the number of ovules in an ovary and number of seeds in a fruit? Well, yes. अगर आप लोगों को पता है, पता तो होगा ही क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होता है उनमें सीड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ओव्यूल्स ओनली डिफरेंशिएट इनटू सीड्स, या ओव्यूल्स ओनली आर द स्ट्रक्चर्स जो कि आगे जाके क्या करते हैं, सीड्स बनाते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सीड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अपन ने पढ़ी थी कि जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। उसमें कितना एग सेल था, सिर्फ एक, ठीक है। तो एक एम्ब्रियो सैक में सिर्फ एक एग ही प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, ओके। कितने एम्ब्रियो सैक है, कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं इनसाइड अ ओव्यूल? तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1, मोस्टली 1, क्योंकि अपन ने जब मेगास्पोर मदर सेल जब पढ़ना चालू किया था तो उसमें अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि ओव्यूल डिफरेंशिएट्स 1 माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट्स 1 मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ही बाद में डिवाइड करती है ना, जो 4 मेगास्पोर बनाते हैं और उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो कि आगे जाके क्या करता है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक मेगास्पोर जो होता है मदर सेल, वो क्या करती है, एक फंक्शनल मेगास्पोर को बनाती है, और वही एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या करता है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड एन ओव्यूल, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड अ टिपिकल फ्लावर, ठीक है। नाउ अगर अपन इसको देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसने क्या पूछा है, एक टिपिकल फ्लावर में। तो टिपिकल फ्लावर अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है तो उसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। कि एक टिपिकल फ्लावर में एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है, लेकिन इट मे वेरी, ठीक है। अब जैसे एप्पल हुआ या नहीं सॉरी रास्पबेरी हुई या स्ट्रॉबेरी हुई, उनमें क्या होता है, मल्टीपल ओवरीज भी प्रेजेंट होती है। अदरवाइज अगर अपन को पूछा गया एक टिपिकल फ्लावर तो उसमें तो क्या होगी, सिर्फ एक ओवरी प्रेजेंट होगी। अदरवाइज देयर आर वेरिएशंस जिसमें कि रास्पबेरी, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी आर द एक्सेप्शंस, जिसमें क्या होता है कि मोर देन 1 ओवरी इज प्रेजेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री? डिपेंड्स स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। अब ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं है कि एक ट्री पे एक ही फ्लावर होगा या बहुत सारे ही होंगे। ये क्या होता है, अलग अलग ट्रीज की स्पीशीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि किस ट्री पे कितने फ्लावर होंगे, ओके।
अब द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज एंड कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स. ठीक है, अब एपोमिक्सिस हमने क्या डिस्कस किया था कि एपोमिक्सिस होता क्या है. इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे होता है. ठीक है, एसेक्सुअल हमने इसको क्यों बोला था, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन था. ठीक है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला था, क्योंकि इसमें सीड्स प्रोड्यूस हो रही थी. ठीक है, सीड्स तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग द सीड्स. ओके, तो एपोमिक्टिक, लेकिन अगर अपन डिस्कस करें कि एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियोज होते हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक नेचर क्या है, तो वो तो सेम होगा एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गेमीट्स फ्यूज नहीं हुए, कोई दूसरे प्लांट दूसरे फ्लावर का कुछ भी सामान इस फ्लावर में एंटर नहीं हुआ. ठीक है, तो जेनेटिकली तो वो बिल्कुल सिमिलर है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वही तो अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन बन के एपोमिक्टिक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए इनका जो जेनेटिक नेचर है इज सेम एज दैट ऑफ देयर पेरेंट बॉडी या पेरेंट प्लांट. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स. येस, दे कैन बी कॉल्ड क्लोन्स बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. their genetic material is same as that of the parent cell or the parent body, hence there will be no changes in the offsprings that will be produced. ठीक है, कोई अगर जेनेटिक चेंज नहीं आया तो वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली भी सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे. तो इसलिए हम जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज होते हैं उनको बिल्कुल क्लोन्स बुला सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस एंड्स आर दिस सेकेंड चैप्टर. ये जो इन बिटवीन क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए. आई फॉरगॉट टू डिस्कस वन क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए थे. आई गेस इट वाज अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अपन ने पढ़ा था जब अपन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को पढ़ रहे थे या जब अपन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को पढ़ रहे थे. उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है. इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म. यू कैन गाइज राइट इट डाउन दैट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ओके, विच in which जो pistil होता है, ठीक है, the pistil of the flower has the ability to recognize the right and the wrong type of pollen. ठीक है, it is a genetic mechanism in which the pistil has the ability to recognize the right or the wrong type of pollen. ठीक है, right जो होगा वो compatible pollen होगा, मतलब जो पोलन है वो राइट टाइप का है. मतलब क्या है कि वो सेम प्लांट का या डिफरेंट प्लांट का हो सकता है, सेम फ्लावर का नहीं हो. ठीक है, क्योंकि वरना तो फिर क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. ठीक है, और जो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन से हमने क्या समझा कि भाई वो डिफरेंट स्पीशीज़ का नहीं होना चाहिए और सेम फ्लावर का नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो ये पिस्टल जो क्या करता है कि खुद आइडेंटिफाई करता है कि वेदर इट इज़ द राइट टाइप ऑफ पोलन और दी रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन. ठीक है, अगर राइट टाइप ऑफ पोलन होता है तो वो क्या करता है, उसको जर्मिनेट करने देता है, उस पोलन ट्यूब को क्या करने देता है, प्रोड्यूस होने देता है उस स्टिग्मा पे. ठीक है,
अब अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ, ठीक है, अगर ये रॉन्ग टाइप का पोलन हुआ तो वो उसको क्या करने देगा, जर्मिनेट नहीं करने देगा, वो उसको क्या करने देगा, जर्मिनेट नहीं करने देगा। लेकिन पिस्टल को पता कैसे चलता है कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है? एंड बाय द वे राइट टाइप ऑफ पोलन मीन्स इट इज ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। तो पिस्टल को ये पता कैसे चलता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज करता है जो कि आगे जाके क्या करते हैं, उस पिस्टल से इंटरैक्ट करते हैं, और उसी से पिस्टल को पता चलता है कि ये राइट टाइप ऑफ पोलन है या रॉन्ग टाइप का, ठीक है। राइट हुआ तो जर्मिनेट करने देगा, रॉन्ग हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now this ends our second chapter completely, okay, and we'll start with the third chapter of your NCERT book in the next class.